लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये दो कॉन्सेप्ट जो है इनके बारे में बहुत ही डिटेल से कल डिस्कशन किया था। उस डिस्कशन से आपको ये पता चला होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस भी हमने कल डिस्कस किया था। कल के लेक्चर का एक 2 मिनट में हम फिर से रिवाइज करेंगे। आप में से सब लोग कल प्रेजेंट थे, तो मैं कुछ आपको क्वेश्चंस पूछूंगा। जिनको क्वेश्चंस आता है वो क्या करेगा, अपने साइड का जो साउंड है वो अनम्यूट करेगा और मेरे साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप में से कोई भी बता दे कि मुझे बीओपी का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म बीओपी का बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, करेक्ट है। बीओटी का फुल फॉर्म बताओ। बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ओके। बीओटी इज अ पार्ट ऑफ डैश डैश डैश। किसका पार्ट है बीओटी? इसका डाउटफुल आंसर है, क्योंकि बीओटी जो पार्ट है, मेन पार्ट जो है वो करंट अकाउंट का है, मगर इनडायरेक्टली वो बीओपी का भी एक पार्ट है, ठीक है। बीओपी कौन बनाता है, इसको प्रिपेयर कौन करता है? जैसे कि बैलेंस शीट किसी भी कंपनी का अकाउंटेंट बनाता है, उसी प्रकार से बीओपी कौन बनाता है? कौन बनाता है बीओपी? हर कंट्री बनाती है, हर कंट्री की एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है। कौन बनाता है बीओपी? बीओपी कौन प्रेजेंट करता है या प्रिपेयर करता है? कौन बनाता है बीओपी? याद रखना, ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपसे पूछूंगा, उसी का आंसर आपको देना है और उसी का आंसर आपको याद रखना है, क्योंकि जिस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है मैं वही क्वेश्चन आपको रिपीट करवा दूंगा यहाँ पे, ताकि आपको एक्स्ट्रा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्लास करो, क्लास में जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या वो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसी को मैं यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको फिर से इसकी एग्जाम के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो बीओपी प्रिपेयर करने का काम जो होता है, हर देश की जो रिजर्व बैंक होती है, हर देश की जो रिजर्व बैंक होती है वो अपने देश के लिए बीओपी को प्रिपेयर करने का काम करता है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में अपनी रिजर्व बैंक जो है, फेडरल बैंक हो या रिजर्व बैंक हो या नेशंस बैंक हो, वो है आरबीआई। तो इंडिया के लिए बीओपी बनाने का काम आरबीआई करता है, ठीक है। बीपीएम 6 क्या है? बीपीएम 6 ये एक मैनुअल है, ठीक है, जिसकी मदद से हम बीओपी बनाते हैं। बीपीएम 6 कौन बनाता है या बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे बनाया जाए, इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस या फॉर्मेट कौन डिसाइड करता है? एक इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल पे, उसका नाम आपको यदि पता है तो आप में से कोई भी मुझे बता सकता है। कौन बनाता है बीओपी के बारे में टर्म्स एंड कंडीशंस? बराबर है क्या? एक इंटरनेशनल लेवल पर एक इंस्टीट्यूशन है जो सभी वर्ल्ड की जो कंट्रीज है जो बीओपी को बनाती है उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस बनाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल पे? उसका नाम क्या है? उसका नाम है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, तो मैं फिर से यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स जो है बीओपी के, हम इसको हाईलाइट करेंगे फिर से,
ताकि आपको इसके बेस पर जितने भी एमसीक्यू जनरेट हो सकते हैं उनका एक प्राइमरी बेस पर आपको अंदाजा आ सके। तो बीओपी क्या है? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है रिसिप्ट एंड पेमेंट का, जिसमें किसी एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो कुछ ट्रांजेक्शन होता है उसके बारे में ये क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। जिस तरह से किसी एक कंपनी का सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड वो कंपनी अपने बैलेंस शीट में बनाती है, उसी प्रकार से एक देश का जो अन्य देशों के साथ जो व्यवहार होता है उन सभी का ट्रांजैक्शन, उन सभी का जो ट्रांजैक्शन होता है उसका जो रिकॉर्डिंग होती है वो बीओपी में की जाती है। ठीक है, बीओपी के काउंट करने का फिक्स टाइम होता है, पर्टिकुलर एक साल के लिए। जिस प्रकार से बैलेंस शीट एक साल के लिए बनाई जाती है साल के लास्ट के दिन, उसी प्रकार से इसका फिक्स टाइम पीरियड होता है, एक साल के लिए ये बीओपी बनाया जाता है। उसके बाद किस बेस पर एक बीओपी में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है उसका बेस क्या होता है, तो वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर है। जिस प्रकार से आप अकाउंटिंग की एंट्रीज करते हो उसी प्रकार से ही बीओपी में एंट्रीज की जाती है, ईआरसीआर एंट्रीज। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम से। बीओपी के चार पार्ट्स, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमने डिस्कस किए थे, सीए, केए, एफए और एनईओ। इसका फुल फॉर्म कोई बता सकता है? सीए, केए, एफए, एनईओ। सीए क्या है? कैपिटल अकाउंट। बराबर है, हाँ। और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एफए, फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट, बराबर है। एनईओ, इसका फुल फॉर्म है नेट एरर्स एंड ओमिशन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात बीओपी के बारे में, बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस्ड। ये इक्विलिब्रियम के फॉर्म में होता है, दोनों साइड इसकी बराबर होती है। क्यों होती है? इसका रीजन मैंने बताया था आपको। दोनों साइड क्यों बराबर होती है? जैसे कि बैलेंस शीट की दोनों साइड, एसेट एंड लायबिलिटी साइड बराबर होती है, बैलेंस्ड होती है, उसी प्रकार से बीओपी की दोनों साइड भी बैलेंस्ड होती है, क्योंकि इसमें जो रिकॉर्डिंग होती है वो डबल एंट्री सिस्टम की बेस पर ही की जाती है। इसलिए इसका जो बैलेंस जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, जिस प्रकार से एक कंट्री का बीओपी बैलेंस्ड होता है ना, उसी प्रकार से यदि पूरा वर्ल्ड का अगर आप बीओपी निकालोगे तो उसका भी बैलेंस जो होता है वो इक्वली होता है। अब आईएमएफ क्या करता है, हर साल पर्टिकुलर उसका टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में आईएमएफ क्या करता है, हर कंट्री से अपनी अपनी बैलेंस शीट की एक कॉपी वो कलेक्ट करता है आईएमएफ। इंडिया से कलेक्ट करता है, चाइना से कलेक्ट करता है, अमेरिका से कलेक्ट करता है, पाकिस्तान से कलेक्ट करता है, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, जितने भी कंट्रीज है उन सभी कंट्रीज से एक एक कॉपी कलेक्ट करता है आईएमएफ, और उन सभी कॉपी के बेस पर वो पूरे वर्ल्ड का बीओपी बनाता है, प्रिपेयर करता है आईएमएफ, ताकि उससे ये पता चलता है कि किसी एक साल में पूरे विश्व में कितने वस्तुओं की खरीदी बिक्री हो गई, कितने फंड्स को ट्रांसफर किया गया, किस कंट्रीज में कितने अमाउंट तक इन्वेस्टमेंट हो गई है, ये सब बातें उस वर्ल्ड बीओपी से हमें पता चलती है। जिस प्रकार से किसी एक कंट्रीज की बीओपी से उस देश की फाइनेंशियल सिचुएशन का हमें पता चलता है, उसी प्रकार से पूरे विश्व का बीओपी जब आईएमएफ बनाता है तो पूरे विश्व में किस प्रकार का ट्रांजेक्शन कितनी अमाउंट तक हुआ है, पूरे विश्व का फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है, ये भी हमें पता चलता है। अभी कोविड के कारण पूरे विश्व की इकोनॉमी में कितना इम्पैक्ट हुआ है, ये यदि आपको कैलकुलेट करना है तो वो हम पूरे वर्ल्ड की जो बीओपी है, पूरे वर्ल्ड की बीओपी के बेस पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोविड के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को कितना इम्पैक्ट हुआ है। तो जिस एक सिंपल लैंग्वेज में आप यहाँ पे समझ सकते हो कि एक कंपनी के लिए जितनी अहम बात होती है बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना, और बैलेंस शीट के बेस पर जब कोई एक कंपनी
जो डिसीजंस लेती है वो बैलेंस शीट के बेस पर 29 ही लेती है। उसी प्रकार हाँ से किसी एक पहिले कंट्री दोन्ही नाही की दोन्ही अनफॉलो जिसका साउंड ऑफ है ना वो साउंड बंद करे। अगर क्लास नहीं सुनना है तो वो मीटिंग को एक्सेप्ट करके बाहर चले जाइए और वहां पे आपको जो कुछ डिस्कस करना है वो करो। सिर्फ क्लास चालू जब होता है तब अपने साइड का जो साउंड है वो बंद है या नहीं ये पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि आपके साइड का आवाज चालू होता है और बाकी सब लोगों को वो डिस्टर्ब होता है। अगर आपको कुछ कम्युनिकेट करना है तो मुझे डायरेक्टली बोल दो, मुझे कुछ बोलना है, तब जाके आप अपने साइड का जो आवाज होता है वो अनम्यूट करो और मेरे साथ कम्युनिकेट करो। ठीक है आकाश? ठीक है फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि बीओपी जो स्टेटमेंट होता है, जो जिस प्रकार से बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट होती है किसी कंपनी के लिए, उसी प्रकार से पूरे कंट्री के लिए या पूरे विश्व के लिए भी ये फाइनेंशियल सिचुएशन, कंडीशन, ट्रेंड को यदि आपको मेजर करना है तो वो सब मेजरमेंट हम बीओपी के बेस पर ही ले सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी आप देखते हो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो इंटरनेशनल लेवल पर है वो जो रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, आप न्यूज़पेपर में या न्यूज चैनल पे कोई ऐसी इंटरनेशनल इकोनॉमी रिलेटेड कोई बात आप सुनते हो तो उसका एनालिसिस भी ये बीओपी के बेस पर ही होता है। बीओपी के बेस पर या बीओपी के आधार पर जो एनालिसिस होता है उसके बेस से हमें पता चलता है कि किस कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन या इकोनॉमिक पावर जो है वो कितनी है। तो हर कंट्रीज क्या करती है बीओपी को बैलेंस्ड बनाने का, बीओपी को बीओपी रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उनको इंक्रीज करने का एक एंगल से वो प्रयत्न करता रहता है कोई भी देश। आज अगर आप बीओपी के बारे में जो कंट्रीज हम उनकी अगर रैंक का पता अगर आपको करना है तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा जो कंट्री है वो चाइना भी है और अमेरिका भी है। आज पूरे विश्व में ऐसी दो इकोनॉमी है जो बहुत तेजी से अपना अपने अपने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन ट्रांजेक्शन्स को लेके आगे बढ़ रही है। क्योंकि यदि आप गुड्स या करंट अकाउंट की बात करोगे तो पूरे विश्व में करंट अकाउंट जिस कंट्री का बड़ा है वो कंट्री है चाइना। और जब आप कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट की बात करोगे तो सबसे बड़ा पूरे विश्व में सबसे बड़ा कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट किस कंट्री का है, ऐसा यदि मैं क्वेश्चन करूंगा तो उसका आंसर होगा यूएसए, अमेरिका। तो दो कंट्री, एक एक कंट्री जो है वो कैपिटल अकाउंट में परफेक्ट बनने के लिए काम कर रहा है और दूसरी जो कंट्री है वो फाइनेंशियल अकाउंट में परफेक्ट बनने का काम कर रहा है। अगर इंडिया की बात करोगे तो हम दोनों ही अकाउंट में इन दोनों कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत कम है। हम स्पेशली सर्विस सेक्टर में सर्विसेज के अकाउंट में इन दो कंट्रीज से बहुत आगे है। देख लेना डिफरेंस क्या है। अगर बीओपी लास्ट कुछ बीओपी स्टेटमेंट का जब आप एनालिसिस करोगे तब एक तरफ चाइना है एक तरफ यूएस है। इन दोनों के कंपैरिजन में हम इंडिया की अगर बात करोगे तो इंडिया इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सर्विस अकाउंट में आगे है। हम कैपिटल अकाउंट में पीछे है, फाइनेंशियल अकाउंट में पीछे है और पूरा अगर करंट अकाउंट की बात करोगे तो वो उसमें भी हम पीछे है। मगर करंट अकाउंट का ये जो एक पार्ट है सर्विस अकाउंट, उस सर्विस अकाउंट में हम इन दो कंट्रीज से कंपैरेटिवली हम अच्छी पोजीशन में है। ऐसा कुछ एनालिसिस करके मैं आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ठीक है इसमें और एक बात है जो इम्पोर्टेंट है वो है इट इज प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा ये प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद जो BMP6 फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में ये प्रिपेयर किया जाता है। स्टैंडर्ड जो होते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस जो बनाता है वो बनाता है IMF इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट हर साल या कुछ
ईयर्स के बाद उसके टर्म्स एंड कंडीशंस यदि चेंज होते हैं तो आरबीआई क्या आईएमएफ क्या करता है, उसकी एडिशन को चेंज कर देता है। जब एडिशन को चेंज किया जाता है तो उसमें अप टू डेट सब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके हिसाब से पर्टिकुलर कंट्रीज को अपना अपना बीओपी बनाना पड़ता है। ओके, अभी लेटेस्ट जो एडिशन चालू है वो 6 नंबर का है, बीपीएम 6 उसको कहा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल 6। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल 6 का फुल फॉर्म होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल एडिशन 6। ओके, ये पूरा फुल फॉर्म है। जस्ट बीपीएम 6 का फुल फॉर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट एडिशन 6 नहीं होता, उसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन भी इंक्लूड होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो ऑलवेज इक्विलिब्रियम के फॉर्म में होता है या बैलेंस्ड फॉर्म में होता है। मगर बीओटी जो होता है वो तीन सिचुएशन इसमें आपको देखने को मिलती है। एक तो ये फेवरेबल होता है, अनफेवरेबल होता है और बैलेंस भी होता है। बैलेंस्ड कब कहेंगे आप, जब आप मान लो कि आप एक देश के नागरिक हो और आप अकेले ऐसे व्यक्ति हो जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हो। आपने 100 रुपए का इंटरनेशनल 100 रुपए का एक्सपोर्ट किया और 100 रुपए का इंपोर्ट किया, तो 100 एक्सपोर्ट और 100 इंपोर्ट इन दोनों का अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो बैलेंस क्या रहेगा, जीरो। तो यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको कहा जाता है बीओटी बैलेंस्ड। ओके, यदि एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो उसको कहेंगे बीओटी फेवरेबल, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा है, आप ज्यादा बेचते हो और कम खरीदते हो। तो ऐसे सिचुएशन किसी कंट्रीज में आती है तो उस कंट्रीज की बीओटी मींस उस कंट्रीज का बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है, फेवरेबल है, ऐसा हम कहेंगे। अब इस सिचुएशन में क्या है, सिचुएशन देख लेना। फेवरेबल बीओटी की सिचुएशन क्या है, एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम, मींस बेचना ज्यादा खरीदना कम। अब इंडियन इकोनॉमिकल हिस्ट्री में अभी तक ऐसे 2 या 3 साल होंगे जिस सालों में इंडिया ने एक्सपोर्ट ज्यादा की और इंपोर्ट कम की। ओके, मगर पिछले 100 सालों का इतिहास है कि इंडिया ने कभी भी एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं की। कभी भी जो इंडिया की एक्सपोर्ट जो होती है वो उसकी इंपोर्ट से कम है। मींस हम कम बेचते हैं और ज्यादा खरीदते हैं, ऐसी सिचुएशन है हमारे इंडियन इकोनॉमी की पिछले बहुत सालों से। okay. मगर ऐसे 2-3 साल बीच में के 2-3 साल ऐसे थी जिसमें हमने बहुत ज्यादा बेचा और बहुत कम परचेस किया है। ओके, उसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आपको समझने के लिए मैं सेलिंग और परचेसिंग ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, मगर ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। ओके, तो क्या सिचुएशन होती है फेवरेबल बीओटी में, एक्सपोर्ट ज्यादा होती है और इंपोर्ट कम होती है। ऐसी सिचुएशन इंडिया में रेयरली आ चुकी है इंडियन इकोनॉमिकल हिस्ट्री में। मगर जब आप चाइना की बात करोगे, आप चाइना की बात करोगे, तब चाइना एक में ऐसा कंट्री है पूरे विश्व में जिसकी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है और इंपोर्ट सबसे कम है। वो इंपोर्ट कम करता है मगर एक्सपोर्ट उससे ज्यादा करता है। इंपोर्ट कम करता है और एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। इसी के कारण चाइना का जो बीओटी है वो फेवरेबल है। इसके कंपैरिजन में जब आप अमेरिका को देखोगे, अमेरिका भी ऐसा कंट्री है जो इंपोर्ट सबसे ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। इंपोर्ट सबसे ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। इसके कारण यूएसए का जो बीओटी है वो अनफेवरेबल है। इंडिया का बीओटी अनफेवरेबल ही है क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। बाकी तुलना में जब हम पूरे विश्व की जब रिपोर्टिंग देखोगे तो बहुत ऐसे कम देश है जो जिनकी एक्सपोर्ट ज्यादा होती है, जिनका बीओटी जो होता है वो फेवरेबल होता है। मगर आज की तारीख में अगर आप एशियन कंट्रीज की बात करोगे, तब एशियन कंट्रीज में सिर्फ चाइना अकेला ऐसा देश है जो एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा पूरे विश्व में करता है। ओके, तो चाइनीज प्रोडक्ट आपको पता है आप यूज करते हो, हर 10 में से 8 प्रोडक्ट आपके पास चाइनीज है। अब ये ताकत है चाइना की एक्सपोर्टिंग, चाइना की बीओपी की, क्योंकि चाइना ने उसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो पोजीशन है
वो स्ट्रॉन्ग की है जस्ट सिर्फ बीओटी अकाउंट से। बाकी के अकाउंट्स कंपैरिजन में अगर चाइना के देखोगे तो वो अमेरिका से बहुत कम है, मगर एक में ऐसा बीओटी अकाउंट है चाइना का जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बैलेंस इस अकाउंट में इसी चाइना का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस आती है। तीन सिचुएशंस कैसे होती है बीओटी, एक तो फेवरेबल होता है, दूसरा अनफेवरेबल होता है, और तीसरा जो होता है वो बैलेंस्ड होता है। ये तीन सिचुएशन, तीन कंडीशंस बीओटी के बारे में याद रखना, ये आपको पूछा जा सकता है। ओके, कैसे सिचुएशन आएगी और सिचुएशन आने के बाद उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस पर्टिकुलर अकाउंट को क्या कहोगे, फेवरेबल कहोगे, अनफेवरेबल कहोगे या बैलेंस्ड कहोगे। ठीक है, तो ये बातें तो हमने कल लास्ट लेक्चर में की थी। ठीक है, उसके बाद हमने बीओटी की जो डेफिनेशन है, जो एक्सप्लेनेशन है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस पूरे पैराग्राफ को कवर किया था कल के लेक्चर में। वही बात जो हमने डिस्कस की थी अभी यही है इसमें। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, इट इज सेड दैट द बीओटी ऑफ द कंट्री इज फेवरेबल। ओके, इसके रिवर्स में क्या होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ export of a country is less than the value of import, it is said that the BOT of the country is unfavorable. Okay, it is the part of current account, means BOT जो है वो पार्ट है करंट अकाउंट का। सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन द BOT, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है BOT, BOP, करंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे नेक्स्ट वाले स्लाइड पर, मगर उससे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में अंतर कल हम डिस्कस कर रहे थे। इसके 2 या 3 पॉइंट हमने कल के लेक्चर में कवर किए थे, 2 या 3 पॉइंट बाकी थे, तो इसको हम आज से अभी कंप्लीट करेंगे। तो बीओटी एक साइड में, एक कॉलम में बीओटी जिसका फुल फॉर्म है बैलेंस ऑफ ट्रेड, और दूसरे में है बीओपी जिसका फुल फॉर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो फर्स्ट डिफरेंस का पॉइंट है विजिबिलिटी, या इसमें क्या इंक्लूड होता है। बीओटी में जस्ट इंक्लूड होता है विजिबल गुड्स, यानी कि आप जो गुड्स देख सकते हो, जो फिजिकल गुड्स है, उनका यदि ट्रांजेक्शन होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसका रिकॉर्डिंग जो होती है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में होती है। इसके अगेंस्ट बीओपी की बात करोगे तो बीओपी में सब रिकॉर्ड होता है, वो विजिबल गुड्स रिकॉर्ड होते हैं, इनविजिबल सर्विसेज रिकॉर्डेड होती है, कैपिटल अकाउंट रिलेटेड ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट रिलेटेड ट्रांजेक्शंस भी रिकॉर्ड होते हैं बीओपी में। ओके, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। बीओटी जो है वो डायरेक्टली पार्ट है करंट अकाउंट का, मगर इनडायरेक्टली पार्ट है वो बीओपी का। मगर बीओपी की जब आप बात करोगे, बीओपी में बीओपी के पार्ट्स कौन से हैं, बीओपी के पार्ट है बीओटी, करंट अकाउंट, के मींस कैपिटल अकाउंट, एफ मींस फाइनेंशियल अकाउंट, दीज आर द पार्ट्स ऑफ बीओपी। ओके, नेक्स्ट स्कोप को यदि आप मेजर करोगे तो जो दोनों में अंतर क्या है, बीओटी बहुत लिमिटेड स्कोप की कॉन्सेप्ट है, मगर बीओपी को जब आप देखोगे इसका जो स्कोप है वो बहुत ही हाई है, या इसका स्कोप आप कहोगे वाइडर स्कोप का है ये। ओके, तो बीओटी कैसे हो सकता है, बीओटी फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, और इक्वल फॉर्म में भी हो सकता है, मींस बैलेंस फॉर्म में भी हो सकता है। इसके अगेंस्ट बीओपी ऑलवेज इन बैलेंस्ड फॉर्म, इक्विलिब्रियम फॉर्म में ही होता है बीओपी, ये हम ऐसा इसको डिफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट डज नॉट इंडिकेट इकोनॉमिक सिचुएशन। एक बीओटी का अकाउंट जो है वो अकेला अकाउंट पूरे इकोनॉमिक सिचुएशन को इंडिकेट नहीं कर सकता, मगर इसके कंपैरिजन में यदि आपके पास बीओपी है तो उस बीओपी के बेस पर आप पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन को इंडिकेट कर सकते हो, पर्टिकुलर कंट्री रिलेटेड है। ये है, बीओटी में ज्यादा इंडिकेट नहीं होता, बीओपी में बहुत कुछ इंडिकेट कर सकते हैं हम। ओके, इसका एग्जांपल ऐसा भी दे सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से ज्यादा कुछ इंडिकेट नहीं होता। ट्रेडिंग अकाउंट, किसी कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट है तो उससे ज्यादा कुछ इंडिकेट नहीं होता, टोटल साल में कितनी सेल हो गई, कितनी परचेस हो गई, कितना सेल्स रिटर्न है, कितना परचेस रिटर्न है, इतना ही पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट से। मगर जब आप पूरी बैलेंस शीट को देखोगे तब उससे आपको बहुत कुछ पता चलता है कि आपके कैश कितनी है, फिक्स एसेट कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, करंट लायबिलिटीज कितनी है, ओके, कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है या नहीं, ये सब बातें हमें बैलेंस शीट से पता चलती है, मगर ट्रेडिंग अकाउंट से ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। वही सेम डिफरेंस है बीओटी एंड बीओपी। ओके, नेक्स्ट, एग्जिम ट्रांजैक्शंस
आर रिकॉर्डेड। बीओटी में क्या, एग्जिम मींस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस गुड्स रिलेटेड, गुड्स रिलेटेड एग्जिम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बीओटी। ओके, बीओटी में गुड्स एक्सपोर्ट, गुड्स इंपोर्ट यही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। मगर इसके कंपैरिजन में बीओपी की जब आप बात करोगे तो बीओपी में गुड्स के साथ साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड किया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट कहिए या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रेफरेंस जो है वो करंट अकाउंट से है, मगर कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट का रिलेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट से है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दी बीओपी। ओके, नेक्स्ट लास्ट वाला पॉइंट हम देखेंगे, डेफिसिट इन बीओटी कांट बी मेट बाय बीओपी। जो डेफिसिट होती है, जो अनफेवरेबल बीओटी जो होता है वो बीओपी से मर्ज नहीं होता। यहाँ पे आपको बीओपी में जो इनवर्स जो होता है, जो माइनस वाला जो अकाउंट होता है वो अधिक मेंटेन नहीं होता है। मगर आगे इसके अगेंस्ट जब आप बीओपी को देखोगे तो डेफिसिट इन बीओपी कैन बी मेट थ्रू बीओटी। अब इसका हम स्टेटमेंट देखो जब हम देखेंगे तब ये जो डेफिसिट मीट करने का जो तरीका होता है वो कैसा है, उसके बेस पर आपको इन दोनों में डिफरेंस अच्छी तरह से पता चल सकता है। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट की मदद से आप डिफरेंस समझ सकते हो इन दोनों कॉन्सेप्ट में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है। ओके, तो आगे जाएंगे नेक्स्ट। अब ये जो स्लाइड है आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट में ये पूरी कॉन्सेप्ट कैसी है क्या है इसका एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन ये स्लाइड आपको देती है। देख लेना, बीओपी हमने सबसे टॉप में लिखा है बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके चार मेन पार्ट्स या चार मेन अकाउंट्स क्या है, तीन मेन अकाउंट्स, एक चौथा जो है वो एडजस्टमेंट वाला होता है, इसको अकाउंट नहीं कहेंगे मगर चार पार्ट हम इसको कह सकते हैं। बीओपी के तीन अकाउंट मेन है जिसको हम कहेंगे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। और ये जो चौथा है नेट एरर्स एंड ओमिशन, ये एडजस्टमेंट वाला पार्ट होता है, इसको अकाउंट हम नहीं कहेंगे। ओके, उसके बाद जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में भी अलग से चार अकाउंट होते हैं। वो चार अकाउंट्स क्या है, गुड्स अकाउंट, सर्विसेज का अलग अकाउंट, प्राइमरी इनकम का अलग अकाउंट और सेकेंडरी इनकम का अलग अकाउंट। इन चार अकाउंट्स को मिला के ही करंट अकाउंट बनता है। चार अकाउंट्स को मिला के ही करंट अकाउंट बनता है। गुड्स रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होती है, जो एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, उसकी सभी रिकॉर्डिंग गुड्स अकाउंट में होती है। अब ये जो गुड्स रिलेटेड अकाउंटिंग, जिस अकाउंट गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन जिस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है ना, इसी अकाउंट को बीओटी कहा जाता है, या इसी अकाउंट को ही ट्रेड बैलेंस कहा जाता है या गुड्स अकाउंट भी कहा जाता है। सिर्फ ऐसा अकेला अकाउंट है जो इसको हम बीओटी कहेंगे। अब ये जो सर्विस अकाउंट है, सर्विस अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट का ये पार्ट नहीं है, गुड्स अकाउंट में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, मगर करंट अकाउंट में गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी इंक्लूड होती है। उसके साथ जो प्राइमरी इनकम, स्पेशली इसमें ट्रांसफर से आते हैं, ट्रांसफर जो किसी एक देश के नागरिक ने किसी अन्य देश के नागरिक को कुछ ट्रांसफर किया, कुछ पैसे ट्रांसफर किए, तो उसके रिलेटेड अकाउंट जो होता है वो ये इनकम में आता है, प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम में। ओके, तो इसमें जो है ये करंट अकाउंट के चार पार्ट्स जो है, ये चार अकाउंट्स जो है गुड्स अकाउंट, सर्विसेज, प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम, इनको मिला के करंट अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट, इसमें गवर्नमेंट कैपिटल अकाउंट रिलेटेड जो एंट्रीज होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और फाइनेंशियल अकाउंट में जो होता है, जो इन्वेस्टमेंट जो होती है, एफआईआई कहिए या एफडीआई कहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जो कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे बड़े बिजनेसमैन किसी अन्य देश में जाके जो इन्वेस्टमेंट करती है, उन सभी का रिकॉर्डिंग जो होता है वो फाइनेंशियल अकाउंट में होता है। हम डिटेल में देखेंगे करंट अकाउंट में, गुड्स अकाउंट में कौन सी गुड्स को इंडिकेट किया जाता है, सर्विसेज अकाउंट में कौन सी सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है, उसका एक चार्ट हम आगे देखेंगे। ओके, ये इससे पता चलेगा, क्लेरिफिकेशन होगा कि आपका एग्जैक्ट किस अकाउंट का कौन सा पार्ट है, तो ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे।
हम बात करेंगे करंट अकाउंट के ऊपर। जो बीओपी का सबसे पहला पार्ट है या अकाउंट है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सेंटेंस यहाँ पे देख लेना क्या लिखा है। द करंट अकाउंट शोज फ्लोज ऑफ गुड्स सर्विसेज प्राइमरी इनकम एंड सेकेंडरी इनकम बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। एक देश के नागरिक जब दूसरे देश के साथ गुड्स रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड, प्राइमरी इनकम रिलेटेड या सेकेंडरी इनकम रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शंस यदि करता है, तो उस ट्रांजेक्शंस कंप्लीट होने के बाद उसकी उस ट्रांजेक्शन रिलेटेड जो रिकॉर्डिंग होती है, वो सभी रिकॉर्डिंग इस करंट अकाउंट में आरबीआई द्वारा या रिजर्व बैंक द्वारा करंट अकाउंट में उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है। The current account is an important grouping of accounts within the balance of payment। सबसे important grouping है या सबसे important account है balance of payment का current account। ठीक है। The balance on these accounts is known as the current balance account। इस account का जो balance होता है, जिस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस जो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस को आप ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हो। अगर प्रॉफिट आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे, अगर लॉस आता है तो आप उसको ग्रॉस लॉस कहते हो। तो ट्रेडिंग अकाउंट का ऐसा जो बैलेंस होता है उसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। उसी प्रकार से करंट अकाउंट का यदि कोई बैलेंस बचता है तो उसको हम कहेंगे करंट अकाउंट बैलेंस। ओके, अब वो साइड के हिसाब से डीआर साइड में है या सीआर साइड में है, तो उसके हिसाब से हम फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है वो हम डिसाइड करते हैं। ठीक है। The current account balance shows the difference between the sum of export and import receivable and the sum of import and income payable। सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस यही है। इसमें करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्या शो करता है, वो शो करता है एक तरफ है एक्सपोर्ट का बैलेंस और दूसरी एक तरफ एक मान लो कि एक साइड में एक्सपोर्ट गुड्स एक्सपोर्ट का बैलेंस है और दूसरी तरफ गुड्स इंपोर्ट का बैलेंस है। इन दोनों का बैलेंस प्लस इनकम रिसीवेबल का बैलेंस और इनकम पेएबल का बैलेंस, इन दो बैलेंस का जो बैलेंस है, इन चारों का बैलेंस मिला के जो अमाउंट आती है, जो या इन चारों कंटेंट का जो डिफरेंस आता है, वही डिफरेंस इस अकाउंट का बैलेंस होता है। बात समझ में आ रही है? एक साइड में है एक्सपोर्ट और इनकम रिसीवेबल और दूसरी साइड में है इंपोर्ट और इनकम पेएबल। इन चारों कंटेंट्स का जो बैलेंस आता है, इन चारों कंटेंट का जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को करंट अकाउंट का बैलेंस कहा जाता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स रेफर्स टू बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक्सपोर्ट वाला जो शब्द है ये यूज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड, और इनकम वाला जो वर्ड है वो प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम जो अकाउंट है उसके रिलेटेड ये इनकम वर्ड, इनकम रिसीवेबल एंड इनकम पेएबल वर्ड यूज किया जाता है। ओके, ऐसा नहीं कि आपने प्राइमरी इनकम एक्सपोर्ट की, प्राइमरी इनकम इंपोर्ट की, ऐसा नहीं कहेंगे। हम कहेंगे प्राइमरी इनकम रिसीवेबल, प्राइमरी इनकम पेएबल। ऐसा नहीं कहोगे कि आप मैंने गुड्स पेएबल किया है, गुड्स रिसीवेबल हुआ है, गुड्स पेएबल किया है, ऐसा नहीं कहोगे आप। गुड्स एक्सपोर्ट किया है, गुड्स इंपोर्ट किया है, ऐसा कहोगे। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे सेपरेट वर्ड को यहाँ पे इंक्लूड किया। The value of the current account balance equals the saving investment gap of the economy। अब यहाँ पे रिलेशन देख लेना। आप इकोनॉमी में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, ये पढ़ा होगा। सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, पूरी इकोनॉमी की सेविंग कैसे कैलकुलेट करना है, पूरी इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। ये जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है, ये किसी देश की जो टोटल सेविंग होती है और इन्वेस्टमेंट होती है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का जो बैलेंस होता है वही बैलेंस होता है करंट अकाउंट का डिजिट। मींस करंट अकाउंट जब बनाते हो और उसका जो बैलेंस आता है, मान लो कि करंट अकाउंट का बैलेंस 100 है और इधर आपने पूरी इकोनॉमी की सेविंग कैलकुलेट किया और इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 100 ही रहेगा। ये दोनों डिजिट मैच होनी चाहिए तभी वो पूरी कंट्री की अकाउंटिंग मेंटेन होती है। तो यहाँ पे ये समझ लेना कि सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप कैसे होता है करंट अकाउंट
के डिजिट के बराबर होता है। तो करंट अकाउंट बैलेंस इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग डोमेस्टिक फाइनेंशियल। 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है, हमारा डिस्कशन कल हम जारी रखेंगे इसके बारे में। आज के लिए हम हमारा क्लास जो है वो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी की अटेंडेंस लगा लेता हूँ। आज हम 10+1 है, सभी की अटेंडेंस में यहाँ पे लगा देता हूँ। कल हम ऑन टाइम मिलेंगे। टाइम के बारे में मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भेज दूंगा। किरण, तमन्ना, स्नेहा, पायल, पल्लवी, माधुरी, गोलू, अंकिता, आकाश, ये सब आज क्लास में प्रेजेंट थे। कल हम कंटिन्यू करेंगे क्लास इसी डिस्कशन के साथ।